हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। हमें आशा है कि अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आप जी तोड़ मेहनत कर रहे होगे और निश्चित है कि इस एग्जाम जेएसएससी सीजीएल में एक अपना सीट पक्का करना चाहते हो। चलिए, सफलता आपकी कदम चूमे। आज इस वीडियो में मैं जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध कहानी है मधुआ, उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यह कहानी हमारे सामाजिक जीवन पर करारा व्यंग करती है। उस सामाजिक जीवन पर करारा व्यंग करके बच्चों के फलने फूलने की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन यथास्थिति आते ही वास्तविक जीवन आता है तो रोजी रोटी पैसे कमाने में लगा देते हैं। चलिए, सही है कि अपनी पारिवारिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। यहां तक बात सही है जब बच्चों के मानसिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर उनके साथ अत्याचार या अमानुषिक व्यवहार करते हैं, जो हमारे सामाजिक जीवन को हास्य पर लाकर खड़ा कर दिया है। चलिए, हम सभी इस कहानी की ओर अग्रसर होते हैं जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई ये कहानी है। सबसे पहले मैं आपसे कह दूं, इस कहानी के जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, उनके बायोग्राफी, उनकी जीवनी के बारे में हम सभी स्टडी करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यानी इस एग्जाम में जो क्वेश्चन में एराइज होता है वो किस प्रकार इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है लेखक के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी भी चाहिए। तो जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियां एवं भाषा शैली जयशंकर प्रसाद जी का क्या है। तो मैं आपको कह दूं, ये इनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में, जो जन्म स्थान है काशी, उत्तर प्रदेश के, जो वाराणसी के नजदीक है। इनकी मृत्यु हुई थी 1937 में, यानी 1937 ईस्वी में। इनके पिता है श्री देवी प्रसाद, जो सुनी साहू के नाम से ये जाने जाते हैं। अन्य बातें हैं, जो इनके सबसे बड़ी बात क्या है कि 12 वर्ष की अवस्था में इनका पिता का मृत्यु हो चुका था। जीवन कष्टों में बीता। इनके द्वारा जो काव्यगत विशेषताएं हैं वह छायावाद के प्रवर्तक हैं, नई विचारधाराओं के समर्थक है, नई कल्पनाओं के उन्होंने आधार पर कहानी के लिखा, नए शैलिया का प्रयोग किया। तो उनकी जो भाषा शैली है, आरंभ में ब्रज भाषा थी, बाद में खड़ी हिंदू का प्रयोग किया गया, फिर इनकी कहानी में शुद्ध संस्कृत का प्रयोग किया गया और लाक्षणिक तथा मधुर भाषा का प्रयोग किया गया। इनकी शैली की मैं बातें करूं, शैली में अनेक शैलियां है, जैसे अलंकारों में नवीन उपमान के प्रयोग किया गया। इनकी रचनाएं हैं, काव्य हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, कहानी आदि अनेक इनकी रचनाएं होती हैं। और यहाँ पर मैं इनकी माता का जिक्र नहीं किया था, इनके माता का नाम है मुन्नी देवी। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद के बायोग्राफी के बारे में हम सभी स्टडी करते हैं। तो और इनके द्वारा कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं जो एग्जाम के पॉइंट की व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैं जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं का एक मैं यहां पर ट्रिक लिखा, आरा के चंद्र प्रकाश काका झील में नहाकर ध्रुव पर गए। ध्यान रखिएगा, आरा के चंद्र प्रकाश काका झील में नहाकर ध्रुव पर गए। तो यहां जो रेड कलर का है ये आपका इनका है, कुछ पुस्तकें हैं उसके बारे में हम सभी चर्चा करते हैं। आस हो गया, आंसू हो गया, आरा रस हो गया, राजश्री हो गया, चंद्र से हो गया चंद्रगुप्त हो गया, प्र से हो गया प्रेम पथिक हो गया, क से हो गया काका से कामयानी हो गया, स से हो गया स्कंदगुप्त हो गया, काका से हो गया कानन कुसुम हो गया, जी से हो गया झरना, ल से हो गया लहर और ध्रुव से हो गया ध्रुव सामनी। ये सभी मैं यहां पर जो लिखा, ध्यान रखिएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन यहां से एराइज होता है कि कौन सी बुक जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। और सभी बुक में, सभी इनकी कहानियां, उपन्यास में सामाजिक जीवन पर एक करारा व्यंग ही किया गया है। उन्होंने वास्तविक रूप से दिखाया कि समाज कहता कुछ और है लेकिन करवाता कुछ और है। आज हम लोग क्या करते हैं, हमारे आंखों के सामने कोई बच्चे के साथ है गलत व्यवहार करता है तो हम उसको कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई बच्चा आपके दुकान पर काम कर रहा है तो हम उसे कहते हैं कि गलत है, लेकिन खुद हमारे घर में जो बच्चे या हमारे दुकान में काम करते हैं तो आप उसके ऊपर कुछ भी कटाक्ष नहीं करते हो। तो समाज देखने कहने के लिए होता है, और जब उनके ऊपर अचानक है कोई
कार्य होता है तो बच्चों से काम करवा देते हैं। तो यही जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा व्यंग किया गया, हमारे सामाजिकता पर व्यंग की गई है। तो चलिए हम सभी अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और है इस कहानी में मैंने आपके सामने ये जो स्लाइड रखा, इसके कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप देखोगे ये ठाकुर सरदार सिंह है, जो नए कहानी के मुख्य पात्र होते हैं। इनके पास पैसा अथाह है, लेकिन एक बच्चों से उन्हें बेगारी के रूप में काम करवाते, काम करने के बदले उनको 2 वक्त का रोटी भी नहीं देते हैं और बच्चा भूख से बिलखते रहता है। तो बच्चे का नाम हो गया मधुआ हो गया। ध्यान रखिएगा, इस कहानी में 4 पात्र का जिक्र किया गया। बच्चा जब काम करता है ठाकुर जी के पास, तो उन्होंने कोई भी पेमेंट नहीं देते, 2 वक्त का रोटी नहीं देते हैं और काफी इनकी पिटाई हो जाती है। तो जो इस ठाकुर के जमींदार हैं, जमींदार का नाम है लल्लू हो गया। जो लल्लू के बहुत ही कम इसमें जिक्र किया गया। लल्लू इसको समझाता है कि अरे चुप हो जा, नहीं तो ठाकुर आ जाएगा तो और पीटेगा आपको। ध्यान रखिएगा। और एक ऐसा शराबी है जो इनको खाने से मतलब नहीं होता है, लेकिन उनको है शराब जरूर चाहिए। यही शराबी की और है मधुआ के ऊपर ये कहानी बनाया गया है। तो चलिए हम सभी अपनी कहानी की ओर चलते हैं। और कहानी पर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि दुबे आईएएस एकेडमी के चैनल पर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस दी जा रही है जेएसएससी सीजीएल के लिए। प्यारे मित्रों, जो भी हमारे स्टूडेंट यदि आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, आप जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कीजिए। और मैं अभी भी ज्वाइन करता हूं, मैं आपसे कहता हूं 100% आपका कंप्लीट सिलेबस रहेगा, बल्कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। आपकी हिंदी की क्लासेस है 1100 रुपए में ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें एमसीक्यू रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा, पीडीएफ रहेगा, लाइव क्लासेस होगा, रिकॉर्डेड क्लासेस हो गया, डाउट क्लासेस हो गया, ये सभी प्रोवाइड करेंगे। और जेएसएससी सीजीएल के लिए भी 999 रुपए में पेपर 3 दी जा रही है। जो सिर्फ झारखंड करना चाहते हैं तो आपका 499 रुपए में। इसलिए प्यारे मित्रों, जो ज्वाइन करना चाहते हो, देर नहीं है, बल्कि आपको है जी तोड़ मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि आप हमारा कुछ भी सहायता लेना चाहते हो तो आइए हम आपको इस चैनल पर और अपनी क्लासेस रूम में, ऑफलाइन की क्लासेस रूम में आपका पुनः वेलकम करते हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म 1889 में हुआ था, इनका मृत्यु 1937 में हुआ। ये उत्तर प्रदेश के काशी के रहने वाले थे। इनकी कहानी में जो मैं स्टार्ट करता हूं, देखिए कहानी स्टार्ट होता है। आज 7 दिन हो गए, पीने का कौन कहे, छुआ तक नहीं है। एक शराबी है जो उसको 7 दिन से वो शराब नहीं पिया है और कह रहा है हम पीने का क्या, अभी तक छुए तक नहीं है। आज 7वां दिन है। सरकार, ये सरकार किससे बातें कर रहा है, ये ठाकुर से बात है। यानी ये कहानी का जो वार्तालाप स्टार्ट होता है वो एक ठाकुर और शराबी के बीच में होता है। ठाकुर उसके सामने खड़ा है और कह रहा है कि हे सरकार, मैं शराब का 7 दिन हो गए, मैंने अभी तक हाथ तक नहीं लगाया है, पीने की तो बहुत दूर की बातें हैं। तुम झूठे हो। तब ये ठाकुर कहता है तुम झूठे हो, अभी भी तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है। वह तो कई दिन हुए, 7 दिन से ऊपर कई दिन हुए हैं। अंधेरे में बोतल उड़ने लगा। यानी 7 दिन के पहले जब मैं शराब पी रहा था तो अंधेरा था, उस उड़लते समय जो शराब था वो हमारे हैं कपड़े पर गिर गया। ओके, कपड़े पर गिर जाने से नशा भी आया। और आपको कहने को क्या कहूं, सच मानिए 7 दिन, ठीक 7 दिन से एक बूंद भी नहीं हुआ। अब वह शराबी है, ठाकुर के सामने है, गिड़गिड़ा रहा है कि 7 दिन तक हम शराब को हाथ नहीं लगा रहे और कह रहे हो कि हमारे शरीर से शराब की बदबू आ रही है। नहीं सरकार, यह शराब की बदबू उस समय की है जब हम 7 दिन पहले जब शराब पी रहे थे तो पूरी तरह से अंधेरा था, और जब अंधेरे में ये ग्लास में अपनी शराब को उड़ेल रहे थे तो कुछ छींटे हमारे कपड़े पर पड़ गए, जो अभी तक ये स्मेल आ रही है।
ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगा और ठाकुर हंसने लगता है। लखनऊ में ठाकुर सिंह का जो बेटा है वो लखनऊ में पढ़ता है। ठाकुर साहब भी कभी कभी वहीं आ जाते हैं, ठाकुर साहब भी वहीं कभी भी आ जाते हैं। उनको कहानी सुनने का चस्का था, ठाकुर साहब को कहानी सुनने का चस्का था। और खोजने पर यही शराबी मिला, और कहानी सुनाने वाला कौन मिलेगा? तो शराबी मिला। वह रात को, दोपहर में, कभी भी, सवेरे भी आ जाता और अपनी लचीदार कहानियां सुनाकर ठाकुर को मनोविनोदन करता रहता है। इस प्रकार कहानी ये प्रारंभ होता है कि जब हमारे ठाकुर को एक चस्का था कहानी सुनने का, और इस शराबी ने ठाकुर को कभी भी, दिन रात हो या दोपहर की बात हो, कभी भी आकर है उसको मनोरंजित कर देता था, यानी कहानी सुनाकर। चलिए अब हम सभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठाकुर हंसते हुए कहा, तो आज पियोगे ना? ठाकुर उससे कह रहा है कि तो आज तो पियोगे ना? झूठ कैसे कहूं? शराबी कहता है। जब ठाकुर उसके सामने ऑफर लेकर आता, क्या आज शराब पियोगे ना? तो ये शराबी कहता है, झूठ कैसे कहूं, आज तो जितना पिलाओगे सबको पीऊंगा। 7 दिन चने चवेने पर बिताए, किस लिए? 7 दिन तो हम सिर्फ चना खाकर अपनी जिंदगी बिताए हुए हैं। अद्भुत, 7 दिन पेट काट कर आज अच्छा भोजन न करके तुम्हें पीने की सूझी है? तो ठाकुर कहता है, अरे 7 दिन से भूखे हो और आपको पेट भर कर भोजन खाना चाहिए, तो आप पीने की बातें कर रहे हो? तो यह भी सरकार मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। तब ये शराबी कहता है, सरकार भले कम समय मेरा उम्र रहे, भले कम समय में मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन हम जितने भी समय रहे खुशहाली मौज मस्ती से रहें। उन्होंने ये बातें कहा। उसकी खुमारी में रूखे दिन काट लिए जा सकते हैं। अच्छा, दिन भर तुमने क्या क्या किया? तब हमारा ठाकुर पूछता है शराबी से, अच्छा ये बता तुमने दिन भर क्या क्या किया? मैंने अच्छा सुनिए, सवेरा कुहरा पड़ता था, मेरे धुआं से कंबल सा वह भी सूर्य की चारों लपीटा, हम दोनों मुंह छुपाए पड़े हुए थे। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा तो इस मुंह छुपाने का कोई कारण? तब अब ठाकुर कहता, अच्छा ये बताओगे कंबल से अपना मुंह छुपाने का कारण क्या है? तब अब इसका जिक्र शराबी बड़ा है मंदमोहक आवाज में कहता है, 7 दिन से एक बूंद भी गले में ना उतरी थी, भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था? अरे 7 दिन से हम एक भी दिन पिए नहीं है, इस समाज को अपना मुंह क्या दिखाते? ध्यान रखिएगा, जैसे आप लोग का जिसको पीने की चस्का लगा होगा, ये अपने ऊपर ये कहानी समझना है। ओके, और जब 12 बजे धूप निकलती तो फिर लाचारी था, उठा हाथ मुंह धोने में जो दुख हुआ सरकार, वह क्या कहने की बात है। पास में पैसे बचे थे, चना चबाने से दांत भाग रहे थे, कटकटी रह गई थी। पराठे वाले के यहाँ पहुंचा, धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेकता भी रहा। फिर गोमती नदी किनारे चला गया। घूमते घूमते अंधेरा हो गया बूंद पड़ने लगी, तब कहीं भागर आपके पास आ गया। उन्होंने कहा, जब हमारे पास कुछ पैसा था तब हम चना चबा कर है, ऐश ठंडी भरी हमारा, और गोमती नदी के किनारे हम घूम रहे थे, और वहां पर पराठे का एक दुकान था, कभी कुछ खा लेते थे और अपने आप को आग में अपने शरीर को सेक लेते थे। अच्छा, तो उस दिन तुमने गडेरिया वाली कहानी, अच्छा ठीक है, उस दिन तुमने गडेरिया वाली कहानी सुनाई थी, जिससे आसफुद्दौला ने उसकी लड़की का आंचल भुने हुए भुट्टे के दाने के बदले मोतियों से भर दिया था। वह क्या सच है? आसफुद्दौला ने कहा, आसफुद्दौला है जो एक लड़की को उन्होंने ये मकई के दाने की जगह पर मोती के दाने दे देते हैं, और लड़की क्या करती है, उसे मकई के दाने का चबाना का प्रयास करती है। सच? अरे वह गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर थू-थू करने लगती है, और गरीब लड़की थी जो बार बार उसको चबा रही है और रोने लगी। ऐसे निर्दयी दिल लगी बड़े लोग कर ही बैठते हैं, सुना है श्री रामचंद्र जी ने भी हनुमान से ऐसा ही, ये कहकर स्टेटमेंट छोड़ दिया। ठाकुर साहब ठठाकर हंसने लगे और पेट पकड़ पकड़ कर हंसते हंसते लौट गए, और सांस बटोरते हुए संभल कर बोले, और बड़प्पन किसे कहते हैं? कंगाल। तो कंगाल गधे लड़की, भला उसने कभी मोती देखे हैं? तब कहते हैं ये लड़की गद्दी है, क्या मोती कभी देखी है? वो चबाने लगी होगी। मैं सच कहता हूं,
आज तक तुमने जितनी कहानियां सुनाई सबसे बड़ी चीज वही थी। शहजादी के दुख, वैसे रंगमहल की अभागिनी बेगमों के निष्फल प्रेम और करुणा कथा, पीड़ा से भरी इस कहानी ही तुम्हें आती है। पर ऐसी हंसाने वाली कहानियां और सुना, मैं तुम्हें अपने सामने ही बढ़िया सिरा सलाह पिला देता हूँ। कहा था कि ठीक है, ऐसे ही तुम कहानियां सुनाओ और हम तुमको भरपेट शराब पिला देंगे। ये ठाकुर कहता है। सरकार, बुड्ढों से सुने हुए वे नवाबों के सोने से ऋण, अमीरों के रंग रंगेलिरिया, दुखड़ों के दर्द भेरी आहें, रंग महलों में घुल घुल कर मरने वाली बेगमें अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती है। यानी ये कहता है कि रंग महल में मरने वाली जो बेग है वह दिन रात अपने महल में घूमते रहते हैं, किंतु उनकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं, उनकी पीड़ा से रोना लगता है। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े बड़े के घमंड चूर होकर भी धूल में मिल जाते हैं, तभी भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उसके पागलपन को भूलने के लिए शराब पीने लगता हूं सरकार, नहीं तो यह बुरी भला कौन है गले लगता है। उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया। अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठाकुर साहब ऊँघने लगते हैं। ऊँघने का मतलब होता है वो नींद में आ जाते हैं, यानी सोने लगते हैं। अंगीठी में कोयला दहक रहा था। अंगीठी का मतलब है यानी आग। आग में जो होता है कोयला दहक रहा था। शराबी सर्दी से ठिठुरा जा रहा था, वो हाथ सेकने लगा। और ये ठंडी भरी मौसम में जब ठाकुर और शराबी के बीच आपस में बातें हो रही है तो उसी समय ठाकुर सोने लगता है। ओके, और ये कड़ाके की ठंड पड़ रही है और शराबी उसके किनारे अपना है हाथ सेक रहा होता है। नींद से चौंक कर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है। तब ठाकुर साहब ने शराबी से कहा, तुम यहां से जाओ, मुझे नींद लग रही है। या देखो 1 रुपया पड़ा है। ठाकुर साहब ने कहा, देखो 1 रुपया पड़ा हुआ है, तुम उठा ले जाओ और लल्लू को भेजा। तो लल्लू कौन था? ये ठाकुर का जमींदार था। ध्यान रखिएगा, अब कहानी का मेन इंपॉर्टेंस प्रारंभ होता है। शराबी रुपया उठाकर धीरे से खिसका। शराबी ने रुपया उठाया, धीरे से वहां से चल दिया। लल्लू ठाकुर साहब को जमादार था और उसे खोजते हुए जब वह फाटक कर बगल वाली कोठी के पास पहुंचा। ध्यान रखिएगा, जब उन्होंने जैसे ही शराबी वहां से निकलना प्रारंभ किया तो एक कोठी के पास पहुंचा। ओके, तो उसे सुकुमार कंठ से सिसुकने की शब्द सुनाई पड़ती है। तो वो जैसे कोठी से गुजर रहा था तो उसके है एक कोमल बालक की हमारा रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। वह खड़ा होकर सुनने लगता है। तो सुअर रोता क्यों है? तब लल्लू ने उस बालक से कहता है, ए सुअर तू रोता क्यों है? कुंवर साहब ने तो 2 ही लात लगाई है, कोई गोली तो नहीं मारती के स्वर में लल्लू बोल रहा है, किंतु उत्तर में शिशकिया के साथ एक आध हिचकी सुनाई पड़ जाती है। और जब अब और भी कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ, ये जो बालक रो रहा था उसका नाम क्या है? मधुआ। जा सो जा, नखरा न कर, नहीं तो उड़े दूंगा और खाड़ उधेड़ दूंगा। समझाना, ये लल्लू भी उसको धमकी देता है मधुआ को कि जा सो जा, नहीं तो खाल उधेड़ने शरीर से चमड़ी को मैं निकाल दूंगा। शराबी चुपचाप सुन रहा था और जो शराबी था जो 1 रुपया लेकर जा रहा था तो वो हमारा कोठी के पास शराबी सब बातें सुन रहा है। बालक की सिसकियां और बढ़ने लगी। फिर उसे सुनाई पड़ा, ले अब भागता है कि नहीं, क्यों मार खाने पर तुला है? और बालक है जैसे उठकर जाने लगता है, फिर वो कहता है कि भाग, नहीं तो हम तुमको और पीटेंगे। के भयभीत बालक बाहर चला जा रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा और एक छोटा सा कोमल बालक है जो गोरे कलर का था, उसके मुंह को देखा। आंसू की बूंद आंखों से, वो आपके है मोती की आंसू की बिंदु निकल रही थी। बड़े दुलार से उसका मुंह पोंछते हुए उसे लेकर वह फाटक से बाहर चला गया। तब शराबी ने जब बच्चे को देखा, बच्चे को ऊपर दया आया और उसको धीरे से उसका है हमारा फेस देखता है और उसको पुचकारते हुए उसको बाहर लेकर चला जाता है। 10 बज रहे थे, कड़ाके की सर्दी थी, दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। वह चुप हो गया। अभी तक यानी धीरे से शराबी जब उस बालों को लेकर चलता है, शराबी की बातों से, शराबी के व्यवहार से बालों के अंदर एक आत्मभूति आती है और कहता है कि चलो, उसके अंदर ही अंदर कहता है, चलो हमको भी कोई दुत्कारने वाला, नहीं सॉरी, प्यार करने वाला मिला।
अभी वह एक तंगी गली पर रुका ही था, यानी एक गली के किनारे रुका ही था, बालों को फिर से सिसकने की उसे आहट सुनाई देती है। यानी जब शराबी बालों को ले जा रहा था वह शांत हो गया, रोना बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही गली से गुजर रहा है, एक पतली सी गली से गुजर रहा है, फिर से वो बालक रोने लगता है। तब शराबी वह चिट्ठक्कर बोल उठा, अब क्यों रोता है रे छोकरा? तब शराबी कहता है, अरे अब क्यों रो रहा है, तू तो वहां से बाहर निकल आया, मैं दिन भर से। तब बालक कहता है, मधुआ कहता है, मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाया नहीं, इतने बड़ी अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला। ये शराबी भी आश्चर्यचकित होता है कि तुम दिन भर इस ठाकुर के यहाँ काम करता है, इतनी अमीर है, फिर भी तुमको ये खाने के कुछ भी निवाला तक नहीं मिला। यही तो मैं कहने गया था जमींदार के पास, यही बालक जमींदार के पास कहने गया था कि दिन भर हमारा है ठाकुर के साहब है, लेकिन हमको भोजन का वक्त नहीं मिला है। जमींदार के पास गया, मार तो रोज ही खाता हूं। तो बालक कहता है, पीटता तो मुझे रोज भी है, आज तो खाने भी नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर साथ रहा, 7 बजे लौटा और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा, आटा रख नहीं सका था, रोटी बनती तो कैसे। जमींदार से कहने गया तो भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ ही आक्रमण कर दिया। जब बालक अपनी बातें बता रहा है तो उसकी भूख और गरीबी दोनों को आत्मसात कर देता है कि ये बालक है, एक तो भूख से विखला जा रहा है और दूसरी इसके शब्दों में गरीबी के बारे में चर्चा भी वो करेगा कि हम कितने गरीब हैं। वो फिर से हिचकियां लेने लगा। शराबी उसका हाथ पकड़ के घसीटता हुआ गली में ले चला और शराबी धीरे से उस बालक को हाथ पकड़कर कहां लेकर चला, गली में। एक गंदी कोठरी का दरवाजा ढकेलकर बालक को लिए वह भी भीतर पहुंचा। एक है दरवाजा था, उसको पुश किया और वह अंदर चला गया। टटोलते हुए सलाई से मिट्टी के ढिबरी जलाकर, यानी पहले क्या था तो लाइन ना होने के, बिजली ना होने के कारण लोग ढिबरी जलाते थे, जो किरासन तेल से वो माचिस से लेता है और ढिबरी जलाता है। और कंबल के नीचे कुछ खोजने लगा, एक पराठे का टुकड़ा मिला और कंबल के इधर वो हटाकर देखा, एक पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी उससे बालक के हाथ में देकर बोला, तब तक तू उसे चबा, मैं तेरे गड्ढा भरने के लिए कुछ और ले आऊंगा। तब तक इस पराठे के निवाला से कुछ अपना पेट भर। और इस गड्ढा का मतलब हो गया पेट की बातें कर रहा है कि पेट को भरने के लिए हम कुछ लेकर बाहर से आते हैं। सुनता है रे छोकरा? तब शराबी छोकरे से मधुआ से कहता है, रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा। ध्यान रखेंगे, मुझे रोने से बड़ा वैर है पाजी कहीं का, मुझे भी रुलाएगा क्या? और शराबी देखिए इतना हमारा है, यानी शराबी होने के पश्चात, गरीब होने के पश्चात भी वह एक बालक के साथ किस प्रकार व्यवहार करता है। अरे पगला, तू रोएगा क्या, मुझे भी रुलाएगा? इस प्रकार शराबी के मन की भावना को यहां प्रकट किया गया। शराबी गली के बाहर गया, भागा। शराबी गली के बाहर भागता है, उसके हाथ में 1 रुपया था जो ठाकुर ने उसको दिया था। 12 पैसे का एक देसी आधा और 2 पैसे की चाय, 2 पैसे की पकौड़ी, नहीं आलू। अब सोचने लगता है इसका क्या हम खरीदें जिससे हम दोनों का पेट भर सके। अच्छा न सही 4 आने का मांस ही ले लूं। तब सोचता है कि चलो 4 आने का मांस ले लेता हूं, यानी इसका मतलब है वो मांसाहारी था। पर यह छोकरा, इसका गड्ढा तो भरना ही होगा, किंतु हम अपनी बातें के साथ साथ है उस बालक को भी तो पेट भरना होगा। यह कितना खाएगा और क्या खाएगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा अब ये शराबी अपने आप से बात करता है, कितना ले जाऊं ये जिससे मेरा और बालक का पेट भर सके। वो कितना खाएगा इसके बारे में तो हम जानकारी नहीं है। आज तक मैंने कभी दूसरों के खाने का सोचा ही नहीं, क्या ले चलूं, पहले एक आधा ही ले चलूं। इतना सोचते सोचते उसकी आंखों पर बिजली के प्रकाश की झलक उठी। अचानक जब सोच रहा था, अचानक बिजली की हमारे प्रकाश उत्पन्न होती है और वह उसने अपने आप को मिठाई के दुकान पर खड़ा पाया। वह शराब का आधा लेना भूलकर, यानी शराब के बारे में सोच रहा था कि 1 पौवा ले लें, क्लियर, लेकिन सोचने लगा तब तक है भूलकर मिठाई पूड़ी खरीदने लगा। लेकिन जैसे उसके आंख देखता है कि हमारे सामने मिठाई हलवा पूड़ी का दुकान है, वह तुरंत वो खरीद लेता है और नमकीन लेना न भूला। पूरा 1 रुपये का सामान लेकर वह दुकान से हटा।
और जल्द पहुंचने के लिए एक तरफ दौड़ने लगा। अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने दोनों की बात बालक के सामने सजा दी। यानी दोनों की जो बात थी ना, यानी अपना और मधुआ के लिए एक है खाने के लिए सजा दिया। उसकी सुगंध से बालक के गले में एक त्राहट पहुंची और मुस्कुराने लगा। यानी जैसे ही उसको स्मेल आती है, बालक काफी प्रसन्न हो जाता है। उसके चेहरे पर मुस्कान देखे हुए शराबी के मन में अत्यधिक हमारा उत्सुकता भावना है। उन्होंने कहा कि जितना शराब से हमें नशा नहीं हुआ, इस बालक के मुस्कुराहट से वो काफी अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। इस प्रकार आप सभी ने स्टडी कर रहे हो कि कैसे कैसे आप लोग हैं जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा जो मधुआ लिखी गई कहानी है। ध्यान रखिए, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। शराबी ने मिट्टी की गगरी से पानी उड़लते हुए कहा, नटखट कहीं का हंसता है, और सोंधी बात नाक में पहुंची ना, ले खूब हंसकर खूब खा ले, फिर रोया तो मैं पीटूंगा। दोनों थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर है टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। दोनों ने बहुत दिन पर मिलने वाले दो मित्रों के तेरे साथ बैठकर भरपेट खाना खाया। ऐसा लगा कि दोनों हम मित्र हैं और पहली बार उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। ओके, और गिल्ली जगह पर बालक ने, जो गिल्ली जगह था, सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना बड़ा कोट ओढ़ लिया। शराबी का जो पुराना कोट था, बालक उसको ओढ़ लेता है। जब उसे नींद आ गई तो शराबी भी कंबल तानकर बड़बड़ाने लगा और सोचा, आज 7 दिन में भरपेट पीकर सोऊंगा, लेकिन छोटा सा रोना पाजी है, न जाने कहां से आ धमका। सोचा कि अरे 7 दिन के बाद 1 रुपया मिला है, भर पेट कर मैं पीऊंगा। लेकिन एक छोटे से बालक के दर्द भरी कहानियों सुनकर, उसकी है भावनाओं को देखते हुए, वो शराबी ने 1 रुपया से शराब नहीं पिया, बल्कि दोनों भर पेट कर भोजन करते हैं। एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहले पहल शराब ने आंखें खोलकर कोठरी में बिखरी हुई दरिद्रता की विभूति को देखा, और देखा घुटनों से ठुंडी लगाए हुए उस निरीह बालक को उसने तिल मिलाकर मन ही मन प्रण किया, किसने ऐसे सुकुमार फूलों को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की है। हाय रे नियति, वो कहता है, इस छोटे से कोमल बालक को ये क्या गलती किया है कि इतना बड़ा इसको कष्ट भोगने को मिल रहा है। हाय रे नियति। ओके, तब इसको लेकर मुझे गरबारी बनना पड़ा। दुर्भाग्य जिससे मैंने कभी सोचा भी न था, शराबी कहता, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मेरी इतनी माया ममता जिस पर आज तक केवल बोतल का ही अधिकार था, इसका पक्ष क्यों लेने लगे। आखिर जब तक हमारी जिंदगी में बोतल ही हमारे सामने दिखाई देता, हमारी सामाजिकता से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ध्यान रखिएगा, आखिर क्यों मैंने इस बच्चे बालक का पक्ष लिया है। इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए एक कौन सा इंद्रजाल रचने का बेड़ा उठाया है। तब क्या करूं, कोई काम करूं, कैसे दोनों का पेट चलेगा। नहीं भागो तो इसे आंख तो खोले। ध्यान रखिएगा, अब कहता है कि अब हम क्या करें जिससे हम दोनों का पेट भर सकता है। बालक अंगड़ाई ले रहा था, तब उठ बैठा। शराबी ने कहा, ले उठ, कुछ खा ले। फिर उठता है, उसको कुछ खाने को देता है। अभी रात का बचा हुआ, अपनी राह देख, तेरा नाम क्या है। अब कहता है कि ले, खा ले कुछ और अपनी राह देख, यानी अब तू दूसरे डायरेक्शन में जा। फिर बालक से उसका नाम पूछा शराबी ने। बालक ने सहज हंसी हंसकर कहा, मधुआ। भला हाथ मुंह भी धो, खाने लगा, और जाऊं कहां। कैसे बताऊं कि इसे कि चला जाए। अब है, कहता है शराबी, मैं उससे कैसे बोलूं कि तुम यहां से चले जाओ। कह दूं कि भाड़ में जा, कैसे कह दूं कि तू भाड़ में जा। किंतु वह आज तक दुख की भट्टी में जलता ही तो रहा है। तो वह चुपचाप घर से झल्लाकर सोचते हुआ निकला। अब धीरे से यही सी बात की है, सोचते हुए शराबी अपने घर से बाहर निकला। ले पाजी, अब यहाँ लौटूंगा ही नहीं, तू इसी कोठरी में रह। तब कहता है, ले बच्चा पाजी, तू अब इसी कोठरी में रह, हम तुमको निकालने गए नहीं, बल्कि हम अब यहां से चले। शराबी घर से निकला। गोमती के किनारे पहुंच पर उसने स्मरण हुआ कि वह कितनी ही बातें सोचता आ रहा है, पर कुछ भी सोच न सका। हाथ मुंह धोने में लगा। उजली धूप निकल आई। वह चुपचाप गोमती की धारा को देख रहा था। धूप की गर्मी से सुखी होकर वह चिंता भुलाने का प्रयास कर रहा था। किसी ने पुकारा, भले आदमी रे कहाँ।
सालों बाद दिखाई पड़े। तुम खोजते खोजते मैं थक गया। शराबी ने चौंक कर देखा। वो कोई जाना पहचाना का तो मालूम नहीं होता है, पर कौन है वह ठीक ठीक न जान सका। शराबी उस व्यक्ति को पहचान न सका। जब उस व्यक्ति ने उसको आवाज दिया, उसने फिर कहा, तुम्ही से कह रहा हूं, सुनते हो, उठा ले जाओ अपनी सांस धरने की कल, नहीं तो सड़क पर फेर दूंगा। एक ही तो कोठरी जिसका मैं 2 रुपए किराया देता हूं, उसने मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं है। ओह राम जी, तुम हो? तब शराबी ने उस व्यक्ति को पहचान लिया। था, राम जी तुम हो? भाई मैं भूल गया था, तो चलो आज ही उसने उठा लेता हूं। कहते हुए शराबी ने सोचा, अच्छी रही, उसी को बेचकर कुछ दिनों तक काम चलेगा। गोमती नहाकर राम जी उसका साथी पासी अपने घर पहुंचा। शराबी को कल देते हुए उसने कहा, ले जाओ, किसी तरह मेरा इसका पीछा छूटे। बहुत दिनों पर आज तक उसको कल ढोना पड़ा। किसी तरह अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक चुपचाप बैठा। जब शराबी अपनी कोठरी में जाता है तो देखता है कि बालक चुपचाप बैठा होता। बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, क्या रे, तूने कुछ खा लिया कि नहीं? तब शराबी बालक से पूछता है, क्या रे, तूने कुछ खाया कि अभी तक है भूखे है? भरपेट खा चुका हूं। बालक कहता है, भरपेट खा चुका हूं, तुम्हारे लिए भी कुछ बचा कर रख दिए। कहकर वह अपनी मधुर सी हंसी उस रूखी कोठरी को तर्क कर दिया। शराबी एक क्षण भर चुप रहा, फिर चुपचाप जलपान करने लगा। मन ही मन सोच रहा था, यह भाग का संकेत नहीं तो और क्या है, चलो फिर कल देकर शाम देने की काम चलता है दोनों का। तब कहता है कि अब दोनों का पेट भरने के लिए हमें है काम करना होगा। वह पुराना चरखा फिर सिर पढ़ा, नहीं तो 2 बातें किस्सा कहानी इधर उधर की कहकर कला काम चला लेगा। ओके, फिर वह बिना कुछ किए धरे ही नहीं चलने का, और बिना कुछ दिए काम बिना कुछ काम किए चलने वाला नहीं है। जल पीकर बोला, केरु मधुआ, अब तू कहां जाएगा? कहीं नहीं। यह लो, फिर क्या यहाँ जमा गड़ी है? मैं खुद करके तुम्हें मिठाई खिला। तू नहीं जाएगा तो क्या यहाँ हम गड्ढे में मिठाई भर कर रखें जो तुझे खोद खोद कर खिलाऊंगा? ये एक ठहासा मारता है, हंसी मजाक आपस में अब ठिठोली चल। देखिएगा, ये जैसे उसके बराबर व्यक्ति मिलता है, वो अपने दुख दर्द से दोनों भूल जाते हैं, हंसी मजाक करना प्रारंभ कर देते हैं। तब कोई काम करना चाहिए, तब कहता ठीक है, अब हम दोनों को कुछ काम करना चाहिए। जो कहे, अच्छा तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा। ठीक है, शराबी कहता ठीक है, आज से तुमको मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा। कल तेरे लिए लाया हूं, चल, आज से तुझे शान नहीं देना सिखाऊंगा। आज कल मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं, अब हम लोग चलते हैं कुछ काम पर। इसका कुछ ठीक नहीं है। पेड़ के नीचे रात, तू यदि काम नहीं मिलेगा तो हम लोग पेड़ के नीचे अपने रात भी बिता सकते हैं, क्या तू मेरे साथ चलेगा? अब वो शराबी उस बालक से पूछता है, कहीं भी रह सकता हूं, पर उस ठाकुर। तब बालक कहता है, हम जहां जहनुम में भूलोगे रह सकते हैं, लेकिन ठाकुर के यहाँ नहीं रह सकते। ठाकुर की नौकरी न कर सकूंगा। शराबी ने एक बार फिर स्थिर दृष्टि से उसे देखा। बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सुगंध खा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि बालक कसम खा रहा है कि किसी भी स्थिति में ठाकुर के पास पुनः मैं लौटकर नहीं जाऊंगा। शराबी ने मन ही मन कहा, बैठे बिठाए हत्या कहां से लगी? अब तो शराब न पीने की मुझे सौगंध लेनी पड़े। लग रहा है कि अब हमको शराब न पीने का सौगंध लेना पड़ेगा। वह साथ ले जाने वाली वस्तु को बटोरने लगा, एक गट्ठर की ओर, और कल का इस तरह से वे लोग चल दिए। शराबी ने पूछा, तू किसे उठाएगा? उसने कहा, अच्छा तेरा बाप जो उसको पकड़े तू। यदि शराबी ने कहा, अच्छा तेरा बाप यदि हमको पकड़ लिया कि तू हमारे बालक का अपहरण किया, तब क्या करूंगा? अरे कोई नहीं पकड़ेगा, चलो भी। तो बालक कहता है, अरे कोई नहीं तुमको पकड़ेगा, चलो, क्योंकि मेरा बाप तो पहले ही मर गया है। जैसे ही बातें सुनता है, शराबी आश्चर्य से पूछा, उसका मुंह देखता हुआ वह उठा और उठ खड़ा हुआ। बालक ने गठरी लाकी और दोनों कोठी छोड़कर चल पड़े। इस प्रकार आपने है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा एक मधुआ जो कहानी लिखे गए, मैंने आपके सामने इसका वर्णन किया। कैसे मधुआ जो एक गरीब बालक था, जो ठाकुर के काम कर रहा था, ठाकुर उसको 2 वक्त का रोटी नहीं दिया, जबकि एक गरीब दरिद्र शराबी था जो खुद उसके पास खाने के लिए नहीं था। जैसे ठाकुर ने जब उसको 1 रुपया दिया, तो 1 रुपये से वो छोटे से गरीब दरिद्र बालक का पेट भी भरता है और अपना भी पेट भरता है, और दोनों साथ मिलकर रहना प्रारंभ करते हैं। ये कहानी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने ये कहने का कि समाज में बहुत लोग हैं जो बड़ा बड़ाई करते हैं और एक डायरेक्शन देते हैं, लेकिन खुद जो उन पर बीतती है तो वहाँ से निकल जाते हैं।
प्यारे मित्रों, इस प्रकार आपने कहानी को, एक स्टोरी को पढ़ा और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इस कहानी से संबंधित क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ओके, थैंक्स। यदि हमारी क्लासेस है पसंद आ रही है, प्लीज़ आप उसको शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे हिंदी साहित्य की जितने भी हमारी कहानियाँ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, अच्छे ढंग से प्रस्तुत करूँगा, यानी हम 100% देने का प्रयास करें। ओके, धन्यवाद।